नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। 12वीं के जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, वो एक मेजर समस्या बनती जा रही है। समस्या भी नहीं, यूं कहें उलझन बनती जा रही है। उलझन इसलिए क्योंकि भविष्य टिका हुआ है। आगे क्या होगा, नीट का क्या होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशंस का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या होगा, इन सभी सवालों का जवाब है आखिर रिजल्ट्स किस आधार पर बनाए जाए। हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही एजुकेटर जो इन सब मामलों पर एक्सपर्ट है। जी हाँ, केशव अग्रवाल जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। उनके अभिभावक इन दिनों बड़ी परेशानी में है कि जो 4 फार्मूला चल रहे हैं उसमें से कौन सा बढ़िया है या इसके आगे कैसे सोचा जाए और कितना सोचा जाए। आपने क्या सोचा है? देखिए, अब हमारी सोच ये है कि अब जो डिसीजन ले लिया गया है वो बच्चों के हित में लिया गया है। हेल्थ जो है वो पहले आती है और जो अभिभावक थे, शिक्षक थे, बच्चे थे, सबको ही ये चिंता थी कि कैसे परीक्षा देंगे ऐसे माहौल में जबकि इतनी तगड़ी वेव आई है। तो अब ये डिसीजन तो ले 11-12 का जो बेस लेकर के रिजल्ट की बात हो रही है, वो फार्मूला क्या हो सकता है? आपने क्या सोचा है? हमने ये सोचा है, एक ऑप्शन में अगर बोर्ड कहती है हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सबको ही लेते हैं, जो कि कई यूनिवर्सिटीज अब्रॉड भी लेती हैं कि हर साल का क्यूमुलेटिव रिजल्ट बनाते हैं। कई देश है जहां खाली 12वीं के बेसिस पे ही आकलन होता था। तो इस बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम पुराने एग्जाम्स को भी देख रहे हैं जहां बच्चों को पहले पता नहीं था। लेकिन ये तो एक हमारा पैरामीटर रहा है जहां एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट हुए हैं इस बैच के लिए। तो ये एक पैटर्न है जहां हम कहते हैं कि 9वीं 10वीं का आप ये परसेंटेज थोड़ा सा ले लीजिए, 11th का 20% ले लीजिए और 12वीं का 50। लेकिन इन सबको लेते हुए 11वीं 12वीं में एक चीज का ध्यान रखें कि परीक्षा इंटरनल जो है ऑनलाइन हुई है ज्यादातर, और गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट में अलग अलग उससे हुई है, और कुछ हद तक बच्चों ने नकल भी की होगी। तो एक डिजर्विंग स्टूडेंट और एक उसमें डिफरेंशिएट हो और इनजस्टिस ना हो। तो हमने आगे भी इस फॉर्मूले को चलाया है और कई चीजें इसमें दी हैं, आपको उसको हम बता देंगे। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन में हम बात कर रहे हैं कि 9वीं क्योंकि इंटरनल होता है बहुत ज्यादा, तो आप पहले ऑप्शन में आपने बात की है कि 9वीं के 10% वेटेज, 10th का 20% वेटेज और 11th की 20% वेटेज और 12th की 50% वेटेज ली जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प यह है कि अगर हम 9वीं को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत इनिशियल इंटरनल एग्जाम था, बच्चे कितना अच्छा कर पाए होंगे या नहीं, क्योंकि बोर्ड में हमेशा सीरियस होते हैं। तो 10th के मार्क्स तो एक बच्चे की अपनी प्रतिभा के हिसाब से है कि उसमें तो सीरियस होके दिया होगा। तो इसमें 20% ले लीजिए और 11th में जो भी लास्ट ईयर पढ़ाई की उसका 20% और 12th का आप 60% फिर ले लीजिए, क्योंकि 12th की वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि उसके आधार पे ही आगे एडमिशन होते हैं और बच्चा पढ़ाई भी बोर्ड में ज्यादा करता है। इसको लेके हम चल रहे हैं जी। उसको आपने 60% दिया। अगर हम बात करें, आपने बताया कि 3 सूत्र हैं, 3 विकल्प हैं। तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा ब्रह्मास्त्र क्या है? तीसरा विकल्प जब हम आते हैं तो हम ये कहते हैं कि 11th और 12th में 30-70 कर दीजिए अगर आप 10th को हटाना चाह रहे हैं। कुछ बच्चों का ये है कि 10th में क्यों आप ले रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बेसिक लेवल का पेपर होता है, कहीं भी 11th-12th से मैच ही नहीं करता है। जो असली पढ़ाई है वो 11th-12th की है, तो क्यों नहीं हमें 11th-12th पे ही आंकला जाए, क्योंकि 10th तो एक बेसिक है, उसकी मैथ्स और 11th की मैथ्स साइंस में बहुत फर्क है सब्जेक्टों में। और कई सब्जेक्ट बता दें कि जो एजुकेटर सोसाइटी है, केशव अग्रवाल उस सोसाइटी को लीड करते हैं, उसके प्रमुख हैं, और इस सोसाइटी ने एक सजेशन दिया है, सुझाव दिए हैं सरकार के सामने, आप सबके सामने, दर्शकों के सामने, और सबसे बड़ी जो अदालत है वो आपकी अदालत है। सभी पेरेंट्स को ये कहा है, पेरेंट्स जो है वो तय करें, बच्चे तय करें। आप इसको जरूर देखें और समझें और फिर बताएं। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा विस्तार से बताएं केशव अग्रवाल जी, कैसे कॉमर्स को इससे जुड़ा जाए, कैसे साइंस में किया जाए, कैसे पीसीएम किया जाए, क्योंकि आगे एग्जाम्स जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या यूनिवर्सिटी के एडमिशन है, उनमें कैसे इसको तय किया जा सकेगा। अब इसमें मैं आता हूं, क्योंकि अगर हम 11th में आते हैं तो स्ट्रीम बच्चा या तो आर्ट्स लेता है या कॉमर्स विद मैथ्स लेता है या सिंपल कॉमर्स विदाउट मैथ्स, या साइंस में पीसीएम या पीसीबी, ये कॉमन है। अब इनको लेने का आधार 10th का बोर्ड का मार्क्स और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर कोई बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो अगर हम 9th 10th में वेटेज दें तो फिर हम इंग्लिश और सोशल साइंस को दें, क्योंकि इंग्लिश,
सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर उस बच्चे ने फर्दर उसी को ऑप्ट किया है तो उसका मूल्यांकन 9th-10th में इसके बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा, कई बच्चे अब बोर्ड अगर 9th-10th के पूरे ही ले लेता है, और मैं 10वीं में मैथ्स में अच्छा नहीं हूं लेकिन कंपलसरी पढ़ रहा था, तो मैं अगर पूरे मार्क्स पे आकलन होगा और मैथ्स मैंने 11th-12th में लिया ही नहीं तो मेरे साथ तो इनजस्टिस हो जाएगी। तो ये बोर्ड को ध्यान रखना है कि 11th-12th में जो सब्जेक्ट लिए हैं उसको ले। मैथ्स का एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, साइंस का प्रॉब्लम है। कोई बच्चा आर्ट्स में गया, वो इंग्लिश एसएसटी में बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से। अगर हम कॉमर्स में आ जाए तो मैथ्स जिस बच्चे के पास है उसका मैथ्स एंड इंग्लिश इवेल्युएट करिए, और 11th-12th के इंग्लिश प्लस एनी 2 कोर जैसे अकाउंटेंसी ले लिया और उसके ऊपर आप ये मार्किंग दीजिए। आप नॉन जैसे फिजिकल एजुकेशन है या आईपी है उनको आप प्लीज अभी हटा दीजिए। बच्चा मेन सब्जेक्ट्स के लिए पहले और ज्यादा पढ़ता है, ये भी हमें मानना जरूरी है। और अगर उसने मैथ्स नहीं ली तो आप एसएसटी लीजिए, क्योंकि उसने मैथ्स इसलिए नहीं ली कि वो थ्योरेटी में ज्यादा अच्छा है, और उसके साथ आप इंग्लिश प्लस एनी 2 ले लीजिए। साइंस में खाली आप पीसीएम देखिए, साइंस मैथ्स और 11th-12th में इंग्लिश और इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस में हम खाली पीसीएम लेते हैं, कहीं भी जेई मेन इंग्लिश का नहीं करता। तो पीसीएम और पीसीबी वालों को सिंपल पीसीबी पे ही दें। एक क्राइटेरिया जो हमने एक्स्ट्रा लगाया, आप देखेंगे वाइवा अटेंडेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। ये हमने वाइवा क्या है? मैं देख पा रहा हूं, ये वाइवा क्या है? आपने इसको कैसे इवैल्यूएट किया है? अब हमने ये कहा कि जब भी प्रैक्टिकल होता है या प्रोजेक्ट होता है इन क्लासों में, 5 मिनट का टीचर एक इंटरैक्शन करता है, भाई तुमने जो बनाया उसकी नॉलेज क्या है। तो आज हम अगर ये बच्चे को नंबर दे दें बगैर देखे हुए और हमने इंटरैक्ट भी नहीं किया, तो हमें क्या पता कि उस बच्चे ने, अगर सपोज बोर्ड 12th को ज्यादा महत्व देता है, उसके नंबर जो आए और नॉलेज कितनी है वो हम नहीं बता सकते। बच्चा रेगुलर था या नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर था या नहीं, तो कुछ परसेंटेज उसका भी दे दीजिए। और 5 मिनट लगेंगे एक बच्चे को, तो 2 दिन में एक्सटर्नल एग्जामिनर सारे, इतनी फोर्स अभी सीबीएसई के पास, 2 दिन में स्कूल से ये करवा लें। और उसके बाद हम जो और सजेस्ट कर रहे हैं कि 5 मिनट करके स्कूल को भेजे या वो मार्क्स बोर्ड को भेज दे, ताकि क्या आपके दिमाग में वो तो नहीं आया जो बिहार में एक टॉपर बच्चा था जिसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था? एग्जैक्टली, रूबी राय मेरे दिमाग में थी, क्योंकि रूबी राय ने बिहार बोर्ड टॉप किया था आर्ट्स में, और जब मीडिया ने उससे थोड़ा उसके बारे में पूछा तो उसे एबीसीडी भी नहीं आता था, और ये बहुत सरप्राइजिंग हुआ। तो देखिए, हम फेयर स्टूडेंट के साथ कोई इनजस्टिस ना हो तो थोड़ा सा इससे हो जाएगा, और इसमें कोई जिटर नहीं है। एक बच्चे से हम बेसिक सवाल पूछ के एक टीचर जज कर लेता है कि 5 मिनट में उसको एक्चुअल में कितना आता है, पूरी पढ़ाई कर ली। हम तो ये कह रहे हैं वो मार्क्स या तो स्कूल को भेजे या सीधा बोर्ड को भेज दे। तो फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा? स्कूल बोर्ड को सजेस्ट करेगा कि भाई हमारे हिसाब से ये बच्चा इतना नंबर लाता है, और ये एग्जामिनर भी बोर्ड को देगा, दोनों कोरोबरेट होने चाहिए। बाहर की यूनिवर्सिटी में भी जब एडमिशन होता है, स्कूल रिकमेंडेशन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि उन्होंने पूरे साल पढ़ाया है तो मैच भी हो चीजें आपके। तो मेरा ये मानना है अभी भी ये टाइम है, 5 मिनट की एक्सरसाइज अगर हो सकती है तो 2-3 दिन में कर लीजिए, और फिर ये चैलेंज ना हो। अभी ये रिजल्ट 10th का चैलेंज हो गया, हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, तो हम अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच के बनाएंगे तो कोर्ट भी मानेंगे कि बोर्ड ने हर पहलू को देखा है बच्चे के। और इसमें आप कहें तो यूनिवर्सिटी का भी मैं क्राइटेरिया आपको बता दूं हमने क्या रखा है, क्योंकि डीयू एडमिशन, सवाल ही यही है कि जब बच्चा 12th, मान लीजिए ये सब बातें मान ली गई, और जब 12th पास करके यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ता है, खासतौर से डीयू या जो दूसरे एग्जाम्स हैं, तब क्या होगा? अब हम देखिए इसके ऊपर, हाँ यहाँ पे हम डीयू पे आते हैं। हमारा मानना है कि बोर्ड ने एक बच्चे को 99 दे दिए, किसी को 98% दे दिए। अब वो हमेशा चैलेंजेबल होगा, स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि आपने मेरा इवैल्यूएशन नहीं किया। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि पहले तो जब कट ऑफ निकले 95 और ऊपर को एक ही कैटेगरी में बना दे डीयू, क्योंकि मैं इस वक्त एग्जैक्ट नहीं दे सकता कि 99 वाला 99 डिजर्व करता था, 95 वाला हो सकता है ज्यादा डिजर्व करता था। तो जो हम ग्रेडिंग का एक क्राइटेरिया है कि 95 एंड अबव, तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मुझे बीकॉम ऑनर्स लेना है, मेरे 95 आए, तो बोर्ड के हिसाब से किसी के 99 आए, एक क्राइटेरिया में उसको ले ले, और उसके बाद सुपर इंटेलेक्चुअल एक तरफ, हाँ, और उसके बाद ये क्राइटेरिया के ऊपर, क्योंकि अभी तक ऐसे ही होता था 99, 100% और उसके ऊपर फिर बोर्ड को एक इंटरव्यू करना चाहिए। अगर बोर्ड नहीं करती तो डीयू को तो करना चाहिए कि चलो आपके 95 आए हैं, हम एक इंटरव्यू तो लेंगे।
और उसके बेसिस पे 30% वेटेज हो। तो जैसे एक बच्चे के मान लीजिए 100 नंबर आए हैं, तो 70 नंबर तो डीयू ने वहां से ले लिए, अब 30% लेगा इंटरव्यू से। हो सकता है इंटरव्यू में 220 ही आए, 22 ही आए, तो 92 बन गए, और फिर उसके बाद कट ऑफ लिस्ट जारी करे कि भाई आपके ये नंबर हमारे हिसाब से बन रहे हैं, नाउ अप्लाई टू द कॉलेज इफ यू आर एलिजिबल। तो उससे जो बच्चा फेयर होगा, एटलीस्ट ये वाला क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा कि 99 वाला एक्चुअल 99 था या 95% वाला एक्चुअल था, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम तो हुआ नहीं, तो थोड़ा फेयर हो जाएगा। और डीयू को मेरा मानना है, अब ये एक स्मॉल इंटरैक्शन है जिसको हम बहुत बड़ा जीडी या ये ना माने, पर इफ दे कैन डू इट विल सेंड ए क्लियर एंड ए फेयर मैसेज, क्योंकि डीयू एंट्रेंस नहीं कर सकती, और डीयू के वीसी ने भी कह दिया इस साल हमारे बस की नहीं है। और एंट्रेंस इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए, एक एग्जाम कैंसिल करके मैं दूसरे एग्जाम में नहीं जा सकता, तो एटलीस्ट कुछ तो हो कि हम बच्चों को जज करें। और रूबी राय जैसे बच्चे क्या टेलीफोनिक हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है या कैसे हो सकता है? देखिए, अगर इजी तो ऑनलाइन है, जूम है, गूगल मीट है, बहुत सारे हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर दूसरा वो चाहें तो देखिए थोड़ा कठिन प्रोसेस है, पर डे 5 या 10 बच्चे बुला लीजिए, उसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत कम बच्चों में ये कोविड की प्रॉब्लम है जब बहुत मास गैदरिंग है, तो अगर हम डेट देके बुला लें और वो करें, वो थोड़ी टीडियस एक्सरसाइज है। ऑनलाइन विल बी ए सिंपल एक्सरसाइज, और मुझे नहीं लगता बच्चा जब हम आपस में बात कर रहे हैं चीट कर लेगा। सिंपल एक क्वेश्चन है, इंटरैक्शन है, डेट दे दीजिए, अपॉइंटमेंट हुई, काम खत्म हो गया। अब वीजा भी तो शायद ऐसे दे रहे होंगे ऑनलाइन इंटरैक्शन से, तो अब तो 2 साल हो गए। बच्चे को फिजिकली तो नहीं बुलाना है। मैं कहता हूं कि जब हम ऑनलाइन कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं, वीडियो कॉल आती है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से वीडियो कॉल के जरिए 30% वेटेज का इंटरव्यू प्लान कर लीजिए। और एक और चीज अनिल जी, मैं ऑफलाइन इसलिए नहीं बुलाना चाहूंगा, डीयू में तो असम से भी बच्चा है, तमिलनाडु से भी है, तो उसको हम यहाँ क्यों बुलाएंगे? हम ऑनलाइन ही इंटरव्यू कर लेंगे, और उससे बेस्ट है कि 30% वेटेज। अब बोर्ड को एक मेरा कहना है, यूनिवर्सिटी पक्की हो जाएगी कि जो नंबर अब स्टेट बोर्ड भी दे रहा है, आईसीएससी भी दे रहा है, सीबीएसई भी दे रहा है, तो उसका एक कॉमन आकलन के लिए इनके एक्सपर्ट्स एक सिंपल वेटेज दे सकते हैं, जो मेरा मानना है थोड़ा फेयर होगा डिजर्विंग स्टूडेंट्स के साथ। क्या कोविड और नॉन कोविड स्टूडेंट्स को भी डिवाइड करके कोई फार्मूला इस तरीके से बनाया जा सकता है? ये देखिए, ये मैंने किया है इधर मैंने किया है कि आप अभी एक भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाए, और नीट और जेई में 14 लाख और 8 लाख बच्चे हैं, क्लैट का एंट्रेंस बचा है, डीयू जेट बचा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप एक फॉर्म भरवाइए, और ये देखिए कितने बच्चे कोविड इफेक्टेड हो चुके हैं। आप ये देखिए, आज हम जिस घर में बात करते हैं, अप्रैल और मई में मेजॉरिटी लोग इफेक्ट हुए हैं और बच्चे भी हुए हैं, तो इससे हमें डेटा आ जाएगा, बात करना आसान हो जाएगा कि कितने कोविड इफेक्टेड हो गए 12th और कितने नहीं हुए। दूसरा, हम स्टेट्स विद लेस केसेस और मोर केसेस डिसाइड कर सकते हैं कंडक्शन के लिए। फेजेस हम क्यों नहीं 2 महीना फेज लगा दें एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। टाइमिंग्स सुबह 8 बजे की एक फेज हो गई, थोड़े बच्चे आए 9, 10, 11, और आपके तो सारे स्कूल खाली हैं, आपके तो यूनिवर्सिटी सब खाली हैं, तो आप पर सेंटर 10 बच्चा ही बुला लीजिए और 100 सेंटर कर दीजिए, एक दिन में 1000 एग्जाम हो जाएगा। जहां केवल 10 बच्चा आ रहा है, वहां संभावना हम बहुत रूल आउट कर देते हैं कि इंफेक्शन की। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस, सेंटर्स मोर, टाइमिंग्स 8 o'clock एक स्लॉट, बच्चा खत्म हो गया, 10 o'clock 11 दूसरा स्लॉट दे दीजिए, आप स्लॉट बढ़ा दीजिए, सेंटर बढ़ा दीजिए, फेजेस बढ़ा दीजिए, अभी से तैयारी शुरू करिए। जेई तो ये नीट तो 1 अगस्त का है, वही सबसे बड़ा एग्जाम है। ये अगर आज एक्सरसाइज नीट और जेई की नहीं, मैं नीट जेई की करके, क्योंकि बाकियों में तो अब क्लैट है, वहां 70,000 बच्चे हैं, डीयू जेट है 60,000 है, कहीं 40,000 है, तो उनको कंडक्ट करना तो इनके लिए समस्या होनी नहीं चाहिए। वो तो बहुत कम बच्चे हैं, मेजॉरिटी जो है वो ये एग्जाम है नीट, जिसमें मैं कह रहा हूं आज तक ये ऑफलाइन नहीं हुआ, केवल ऑनलाइन हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हो, फेजेस में कराइए, अगर ऑनलाइन करा सकते हैं, आज तक हुआ नहीं है। स्टेट्स विद लेस केसेस, मोर केसेस, और ये क्राइटेरिया लगाइए। अगर आपको दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, बच्चों से रजिस्ट्रेशन मांगिए कि कौन ऑफलाइन देना चाहता है, कौन ऑनलाइन देना चाहता है। ये भी 12th के रिजल्ट्स में भी ऑर्डर में ये साफ है कि अगर आप फिर भी चाहते हैं एग्जाम देना, तो जब हालात सामान्य हो तो आप दे सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप रजिस्टर करवा लें ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि आज तक कई स्टेट नहीं मानते कि नीट ऑनलाइन होना चाहिए, तो ठीक है वो ऑफलाइन है। मैं ये कह रहा हूं 100 बच्चों ने देना है,
अगर आप 80 को खत्म कर गए, करवा गए ये सब में, तो आपकी समस्या इसी स्टेटों में आके फंसती है। तो हम फिर उसको सेग्रीगेटेड मैनर में, चाहे मुझे 5 बच्चे बिठाने एक सेंटर में, 5 बच्चों को मैं करवा के, एक दिन का एग्जाम है, ये सीबीएसई के जैसे 8-9 पेपर नहीं है, एक ही दिन का मेरा है। आई थिंक दिस कैन बी डन विद 5 स्टूडेंट्स सिटिंग इन डिफरेंट सेंटर्स। गवर्नमेंट एक दिन के लिए, अब साउथ कोरिया में कभी पेपर होता है संडे को, तो वहां पूरा ट्रैफिक बंद होता है, खाली बच्चे ही निकलते हैं। तो भाई आप ऐसा कुछ कर दीजिए सोच के कि हम एक्यूमुलेशन हटाएं, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड खत्म करें। और डॉक्टर्स और ये भी इसको सजेस्ट कर सकते हैं। और एक परीक्षा बच जाती है, जेई मेन। अगर आप इसको देखें, 2 फेज हो गए, 2 बचते हैं, 2 हो गए, 2 बचते हैं, ये तो ऑनलाइन ही है। तो इसको तो लेस कोविड मोर कोविड, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट अब 2 मत करिए, एक ही में खत्म कर दीजिए। जरूरी नहीं है मुझे चौथा देना है, तीसरा इसलिए जरूरी है, कई बच्चे वो कहेंगे हमने दोनों ही नहीं दिए तो हमें देना है, तो इसको 2 के जगह 1 अटेम्प्ट कर दें। तो मेरे को लगता है कि हम 3 महीनों में ये सारी परीक्षाएं करा पाएंगे। और मेरे लिए मेन है ये 2, बाकी एग्जाम्स तो बहुत कम है इनके आगे, तो हम करा पाएंगे, अगर मेरे को ये पर्सनली लगता है। ये आपके सुझाव तो बहुत ही यहाँ पर देखने सुनने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अब नीति निर्धारकों को, जो प्लानिंग में बैठे हुए लोग हैं, उनकी चुनौतियां भी होंगी, और उनकी चुनौतियों के बीच में अगर वो इन सुझावों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है जमीनी हालात पर बेहतर तरीके से परिणाम आ सकते हैं। केशव अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, अगर मैं 3 लाइनों में कहूं कि 3 जो ऑप्शन है उनको सटीक तरीके से एक बार फिर से आप कह दें। पहला, वाइवा करा लिया जाए। हाँ। दूसरा, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और उसमें भी एक वेटेज इंटरव्यू हो जाए एकदम। और तीसरा, नीट और जेई के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के ऑप्शन मांगकर उस पर काम किया जाए। जेई मेन तो ऑनलाइन ही है, उसमें तो हमें ऑफलाइन करना ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम नीट एग्जाम है जहां 14 लाख बच्चे बैठेंगे, क्योंकि जेई मेन भी 8 लाख, ये 2 ही एग्जाम मेजर प्रॉब्लम है। बाकी जहां 70,000, 80,000, 40,000, 30,000 बच्चे बैठ रहे हैं, इनको तो 1 by 1, देखिए मेरा कहना है, मेरे को 10 काम करने हैं, पहले वो छोटे 8 काम तो निपटाओ जो इजीली हो सकते हैं, फिर हम मेजर में आएंगे, उसको भी तोड़ तोड़ के। अगर हम इसको बहुत स्मॉल पीसेस में चलेंगे तो 2-2.5 महीने में हम कर लेंगे। लेकिन अगर मैं 1 अगस्त को नीट करना है और तब जाके सोचूंगा, फिर कोर्ट जाएंगे, तो ऐसा मौका ही क्यों दे। अगर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, और गूगल फॉर्म बच्चों से भी भरवाना चाहिए, मेरा मानना है, जो देने वाले हैं वो लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि आज हमारे पास 14 लाख नीट वाले बच्चे हैं, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है कि जो देने वाला है वो क्या सोच रहा है। एक सजेशन प्रेजेंट करके, हालात बदल गए हैं, देयर इज नो हार्म, गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट, नाइदर वी एक्सपेक्टेड। तो अब ऐसा आ गया, तो वो भी तो हमारा पार्ट है, उनको भी तो पूछ लो, हम उन पे थोप क्यों रहे हैं। अगर आ जाए और उसके बेसिस पे, देखिए स्टैटिस्टिक्स बहुत बढ़िया, जब डेटा आ जाता है हमको करना बहुत आसान होता है। और अगर सरकार इस पे विचार करे, सीबीएसई करे, और आज की डेट में गूगल फॉर्म भरवाना, डाटा लाना 1 दिन का काम है, इट्स सो फास्ट, ईमेल से कम्युनिकेट हो जाएगा। तो अब वो प्रोसेस नहीं है कि हमें लंबा जाना है, एवरी स्कूल कैन डू। अब हम बताते हैं, डीपीएस में मेरी बेटी पढ़ती है, हफ्ते भर पहले उन्होंने हमें एक फॉर्म भेज दिया कि प्लीज भर के भेजिए आपके घर में किस किस को कोविड हुआ, इंक्लूडिंग बच्चा। तो एक डाटा क्रिएट हो गया। सो देन वी कैन इजीली टॉक। टुडे वी डोंट हैव ए डेटा कि क्लास 12 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं कितनों को कोविड हुआ है। ये स्कूल्स ही कर सकते हैं, और एक बार आ जाएगा तो सबके लिए बहुत इजी है कि हम कितने % बच्चे इफेक्ट हो चुके हैं। मतलब इट विल बी इजी फॉर गवर्नमेंट आल्सो टू डिसाइड एंड गो हेड रादर टॉकिंग वेरी सुपरफिशियली ऑन एनीथिंग। और बिल्कुल आपने सोचा है, आप सक्षम हैं, आप, मुझे लगता है आप इस तरह की चुनौतियों को शायद स्वीकार करके इस पे काम भी कर सकते हैं। केशव अग्रवाल जी, मुझे लगता है कि हम अब जो है 12वीं का रिजल्ट बेहतर हो ऐसा आना चाहिए। ये एक सुझाव, एक प्रस्ताव, 3 विकल्प, मजबूत विकल्प जो सरकार के सामने पहले से विकल्प, उनमें से ये और आ चुके हैं। एक और चीज अनिल जी, अगले साल का भी जैसे आज ही शुरू कर दीजिए तैयारी। अब अगले साल भी ये समस्या आएगी, 1 साल और मिनिमम रहेगी, तो अभी से थोड़ी क्राइटेरिया बना दे तो बाद में इवैल्यूएशन इजी हो जाएगा, अगर उसके ऊपर भी साथ साथ कर लें। मुझे लगता है जो स्वाभिमानी बच्चे, उनके भीतर ये स्वाभिमान भी जगह रहेगा कि मैंने परीक्षा दी है,
मैं खैरात में पास नहीं हुआ, तो दोस्तों खैरात में पास नहीं होना है, स्वाभिमान के साथ पास होना है। हम वाइवा भी क्लियर करेंगे और इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे। केशव अग्रवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।